आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6। आपको पता है कि चैप्टर 7 स्टार्ट हो गया है, यानी कि उत्तर मुगल काल के बारे में स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी चैप्टर 6 में हम बोले तो लगभग 2 क्वेश्चन बाकी था, तो जिसमें से हम देखे कि एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी भी और पीछे वाला भी क्वेश्चन हम करवाए हैं। चैप्टर 6 बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं हम। चैप्टर 6 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं और बोले थे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 या 2 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी होगा, तो बाकी होगा उसको बाद में हम करवाएंगे। और उसके बाद हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें चैप्टर 7 का लगभग 2 क्लास हो भी गया है। तो अब हम चैप्टर 6 का एक और बाकी है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, उसको हम ये करवा दे रहे हैं। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आज ही इसका मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे और आप लोग मॉडल सेट का आंसर लिखकर उसी टेलीग्राम ग्रुप में भेजना। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ग्रुप का इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ आंसर लिखकर वहीं पर आप भेजिएगा। हम आंसर चेक करके बताएंगे आप सही लिखे हैं, गलत लिखे हैं, क्या किए हैं। और अभी ये लॉन्ग क्वेश्चन हम बताएंगे कि ये कैसे लिखा जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर लिखने का सही तरीका क्या होगा, ये पूरा विस्तार से हम अभी बताएंगे। इसको आप अंत तक देखते रहिए। आप समझिए ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में 2-3 तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में लगभग 2 क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, मुगल कालीन प्रशासन, शिक्षा और वित्त व्यवस्था का वर्णन करें। वित्त व्यवस्था ये अलग अलग भी आ सकता है, मुगल कालीन प्रशासन और वित्त व्यवस्था का वर्णन करें। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मुगल काल के बारे में पूछा गया, यानी कि मुगल काल के जो सभी राजा हुए उस सभी राजाओं के बारे में लिखना है। इसमें जो जो कुछ काम किए, जो प्रशासन के बारे में काम किए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम किए हैं या वित्त के क्षेत्र में जो काम किए, ये सबके बारे में पूरा विस्तार से वर्णन करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ लिए, अब इसका आंसर लिखना शुरू करें। शुरू में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम आंसर लिखना शुरू करते हैं। देखिए आंसर का नोट्स आप लोग बना रहे हैं ना, इसका नोट्स इसका बनाते रहिए, ध्यान रखिएगा। अगर पिछले वाला भाग का वीडियो आप नहीं देखे, मान लीजिए चैप्टर 6 तक अगर आप नहीं देखे तो चैप्टर 6 तक पूरा विस्तार से पढ़ाए हैं और उसका भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर पूरा चैप्टर देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, बीए पार्ट 2 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका आंसर देखिए लिखना। अब लिखना क्या शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मुगल कालीन प्रशासनिक, शिक्षा एवं वित्त व्यवस्था काफी उन्नत थी, क्योंकि इस वंश में कई कुशल राजा उत्पन्न हुए, जिसमें पहला नाम इस वंश के संस्थापक बाबर का आता है। और इसके बाद अब लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि ये आपको पता है कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिख रहे, तो वही बात लिखेंगे, काफी उन्नत थी, क्योंकि इस वंश में कई कुशल राजा उत्पन्न हुए, जिसमें पहला नाम इस वंश के संस्थापक बाबर का आता। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रशासनिक और वित्त व्यवस्था का विकास अकबर के काल में हुआ। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद यहां तक लिख लिया ना आप लोग, कॉपी में सब लिखते जाइएगा। क्वेश्चन जो क्वेश्चन बोले वो क्वेश्चन लिख लिया है, अब उसके बाद इतना आंसर लिखे, इसके बाद यहाँ सब फिर से लिखना शुरू करेंगे आप लोग। हम जो जो बोलेंगे उसको लिखना शुरू करना है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि सबसे ज्यादा, यहाँ पर बाबर का आता है, उसके बाद लिखेंगे सबसे ज्यादा प्रशासनिक और वित्त व्यवस्था का विकास अकबर के काल में हुआ। सबसे अकबर के काल में हुआ, बस इतना लिख देना, अकबर के काल में। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था लिखकर और अंडरलाइन डैश कीजिए, ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था लिखे अंडरलाइन डैश करके उसके बाद यहां से लिखना शुरू कीजिए। क्या लिखेंगे, मुगलों के विस्तार का श्रेय उनके प्रशासनिक व्यवस्था को ही जाता है, क्योंकि एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी, क्योंकि एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था के कारण ही उनका विस्तार हो पाया। यहाँ पर ये ठीक नहीं लग रहा था, अभी ये ठीक लगने लगा। मुगलों के विस्तार का श्रेय उनके प्रशासनिक व्यवस्था को जाता है, क्योंकि एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था के कारण ही उनका विस्तार हो पाया। अब किसी का सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था ही नहीं रहेगा, सैनिक बढ़िया नहीं रहेंगे, सेनापति बढ़िया नहीं रहेगा, घोड़ा नहीं रहेगा, हथियार नहीं रहेंगे, ये सब कुछ नहीं रहेगा, एक अच्छा रणनीति नहीं बनेगा, तो उसका प्रशासनिक उसका विस्तार हो पाएगा नहीं। ये लिखना नहीं है, लिखना ये है, अब आपको समझाए, बस समझाए हैं।
इसीलिए इनका प्रशासनिक विस्तार हो पाया। अब सैन्य व्यवस्था लिखकर और अंडरलाइन डैश करेंगे, सैन्य व्यवस्था लिखकर अंडरलाइन डैश, ताकि सैन्य व्यवस्था के बारे में लिखे। अब इसमें क्या लिखेंगे? मुगलों की सेना एक मिश्रित सेना थी। मुगलों की सेना कैसी थी? एक मिश्रित, और मिश्रित को ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। कई प्रकार के सैनिक शामिल थे। अब इसमें लिखेंगे, इसमें यहाँ पर छूट गया, इसमें लिखेंगे, इसमें कई प्रकार के सैनिक शामिल थे, जिसमें मुख्य रूप से ईरानी, अफगानी, भारतीय तथा अन्य थे। जिसमें मुख्य रूप से ईरानी, अफगानी, भारतीय तथा अन्य थे। इनकी सेना का गठन दशमलव पद्धति पर हुआ था। इनकी सेना का गठन दशमलव पद्धति पर हुआ था। दशमलव पद्धति एक बार और हम आपको बताया है कि दशमलव पद्धति क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे दशमलव पद्धति पर हुआ था। इनकी सेना कई भागों में बटी थी। अब रुक जाइए, दशमलव पद्धति पर हुआ था ना, इसके बाद लिखिएगा, तो इसके बाद थोड़ा सा कुछ छूट गया, इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद, ताकि दशमलव पद्धति के बारे में यहीं पर लिख दे, समझा दे, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करेगा यहीं पर उसको पता चल जाएगा दशमलव पद्धति क्या होता है। दशमलव पद्धति को अंडरलाइन कर लीजिएगा ऐसे। अब यहाँ पर दशमलव पद्धति इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। दशमलव पद्धति में यहाँ से इसके बाद दशमलव पद्धति में ये होता था कि सैनिकों की संख्या एक पूर्ण रूप में लिया जाता था। सैनिकों की संख्या एक पूर्ण रूप में लिया जाता था, ताकि उनकी गिनती आसान हो और उनको पहचानने में आसानी हो। बस गिनती आसान हो, उनको पहचानने में आसानी हो, बस लिख लिया ना इतना। अब उसके बाद ये लिखिए, इनकी सेना कई भागों में बटी थी। इनकी सेना कई भागों में बटी थी, लिख लिए, इनकी सेना कई भागों में बटी थी। अब उसके बाद कई भागों में बटी थी, उसके बाद लिखेंगे सेना। नीचे क्या लिखेंगे? सेना। ऐसे बनाएंगे डायग्राम, और उसके बाद क्या लिखेंगे? सबसे पहले में लिखेंगे पैदल। क्या है? पैदल। पैदल लिख लिए ना। उसके बाद क्या है? अहसाम सैनिक। पैदल सैनिक लिखेंगे आप, सैनिक, पैदल सैनिक लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे अहसाम सैनिक। दिखाई दे रहा है? इधर थोड़ा सा कर देते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, इनकी सेना कई भाग में बटी थी, उसके नीचे देखिए लिखना, उसके इसके ठीक नीचे, ये सब मत लिखिएगा अभी। क्या लिखना है? इसके ठीक नीचे, इसकी सेना कई भागों में बटी थी, उसके नीचे सेना। सेना लिखकर और ऐसे डायग्राम बनाएंगे। अब एक नंबर में लिखेंगे पैदल सैनिक। पैदल सैनिक। देखिए यहाँ पर मेरा जगह नहीं था बोर्ड पर, अब इतना बोर्ड पर कितना हटे, बताइए कितना लिख सकते हैं, इसीलिए लिख दिया। देखिए पैदल, तो पैदल वाला क्या लिख लेंगे? सेना। ऐसे लिख कर, ऐसे बनाकर, इसको मत लिखिएगा, इसको मत लिखिएगा, इसको नहीं लिखना है। ये हम इसको लिखना नहीं है, इसको इस रूप में लिखना है, इस रूप में, ताकि अच्छा लगे दूर से ही और देखकर पहचान जाए कि जान। अहसाम। दूसरा क्या लिखेंगे? अहसाम सैनिक। सैनिक। उसके बाद क्या लिखेंगे? सेहबंदी। तीसरा है सेहबंदी। सेहबंदी सैनिक। सेहबंदी सैनिक। अश्वरोही। अश्वरोही। और भी बहुत तरह के थे, कई भागों में बटे थे। हम लोग बस 4 भाग का वर्णन करेंगे, ज्यादा नहीं। अब ये सेना लिख लिया ना। अब एक नंबर में नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नीचे एक नंबर में ये नीचे, एक नंबर में हम नीचे डाल के लिखेंगे पैदल सैनिक और अंडरलाइन डैश। इसमें क्या लिखेंगे? पैदल सैनिक और अंडरलाइन क्या करेंगे? डैश। अब इसमें लिखना शुरू करेंगे, किसमें? पैदल सैनिक में। ये समझ रहे हैं ना, हम जैसे बोल रहे हैं, जैसे ये अंडरलाइन डैश करवा, वैसे एक नंबर में नीचे लिखकर और अंडरलाइन डैश कीजिए, उसमें लिखिए। इसमें पैदल सैनिक चलते थे, और सबसे अधिक सैनिकों की संख्या पैदल सैनिक में थी। सबसे अधिक सैनिकों की संख्या पैदल सैनिकों में थी। और उसके बाद 2 नंबर में लिखे अहसाम सैनिक। इस सेना के इस भाग में, या इस सैनिकों के इस भाग में, इसमें सैनिक तलवार, भाले और तीर वाले होते थे। इसमें वैसे सैनिक होते थे जिनके पास तलवार, भाला और तीर हो, वो अहसाम सैनिक होते थे। उसके बाद लिखेंगे सेहबंदी सैनिक। यह सैनिक युद्ध लड़ने नहीं जाते थे, यह सैनिक सिर्फ कर वसूलने के लिए बनाए गए थे। ये राज्य में सिर्फ जाकर कर वसूलते थे, बस। अश्वरोही सैनिक, वो सैनिक जो घोड़े पर रहते थे, वो अश्वरोही सैनिक होते थे। सब लिखकर अंडरलाइन कर करके उसमें लिखना है, ये मत सोचिए कि बस हम ऐसे ही बता रहे हैं, लिखना। उसके बाद लिखना है मुगल कालीन वित्त व्यवस्था। क्या लिखना है? मुगल कालीन वित्त व्यवस्था, लिखकर अंडरलाइन है। अब इसमें लिखेंगे शुरुआत में मुगल काल, शुरुआत में क्या लिखेंगे? शुरुआत में मुगलों की वित्त व्यवस्था ठीक नहीं थी,
लेकिन अकबर के समय वित्त व्यवस्था सबसे अपने उन्नत शिखर पर पहुंचा था, या अपने शिखर पर पहुंचा था। वित्त व्यवस्था सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचा था, क्योंकि अकबर का एक योग्य नवरत्न टोडरमल को, क्या लिखेंगे, अकबर का एक योग्य नवरत्न टोडरमल को वित्त व्यवस्था की जिम्मेवारी दी गई थी, जो कि इतना अच्छा प्रशासनिक और इतना अच्छा वित्त व्यवस्था का निर्माण किया, जिसके तहत कर प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक हो गई, और जिसके कारण अकबर को काफी अधिक धन की पूर्ति हुई, या काफी अधिक धन का लाभ हुआ। ठीक है, अब उसके बाद मुद्रा प्रणाली लिखते हैं। यहाँ पर मुद्रा प्रणाली लिखकर अंडरलाइन दिखाई दे रहा है नीचे ना, नीचे मुद्रा प्रणाली लिखकर अंडरलाइन। अब इसमें क्या लिखेंगे कि मुगलों के समय कई प्रकार के मुद्रा प्रणाली की व्यवस्था थी, जिसमें से प्रमुख था सोना, चांदी और तांबा। अब मुद्रा लिखकर, इस मुद्रा को भी लिखकर ऐसे कर सकते हैं। मुद्रा यहाँ पर लिखकर देखिए, जैसे मैं ये लिख लिए होंगे। अब इसमें मुद्रा लिखकर नीचे मुद्रा। अब इसमें क्या लिखेंगे, सोना, उसके बाद चांदी, तांबा। सोना, चांदी, तांबा मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुद्रा प्रणाली। मुगलों के समय मुख्य रूप से 3 प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, या 3 प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी, और मुद्रा नीचे लिख कर ऐसे डायग्राम बनाकर सोना, चांदी और तांबा लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, और अलग अलग शासकों के समय, इसी में ये नीचे बाद में लिखेंगे, लेकिन इसमें पहले लिखेंगे 3 प्रकार की मुद्रा चलाई जाती थी, और अलग अलग शासकों के समय अलग अलग मुद्रा का प्रचलन हुआ। अब सबसे पहले लिखेंगे बाबर लिखकर अंडरलाइन। बाबर के समय चांदी के सिक्के चलवाए गए, जिसमें एक तरफ कलमा अंकित रहता था और किनारों पर खलीफाओं के नाम, और दूसरी तरफ बाबर का नाम और उसकी उपाधि अंकित रहती थी। समझ में आ गया चांदी का सिक्का। यहाँ पर क्या लिखेंगे, चांदी का, अब दोबारा बोलेंगे तो कुछ अलग बोलेंगे। देखिए, चांदी का सिक्का बाबर द्वारा चलवाया गया था, और इसमें एक तरफ कलमा अंकित रहता था और किनारों पर खलीफाओं के नाम, और दूसरी तरफ बाबर का नाम और बाबर की उपाधि अंकित रहता था। ये बाबर युद्ध जीतने के बाद काबुल के लोगों को चांदी का सिक्का बंटवाया था। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने काबुल के लोगों को चांदी का सिक्का बंटवाया था। अब अकबर के समय सोना और चांदी के सिक्कों की प्रमुखता पाई गई। अकबर लिखकर प्रमुखता पाई गई, क्योंकि सोना का सिक्का जिसका नाम इलाही रखा गया, और चांदी का सिक्कों को रुपया कहा जाता था। यह शेर शाह सूरी द्वारा चलवाए गए सिक्कों पर ही आधारित था, और अकबर ने राम सिया का सिक्का भी चलाया था। अब उसके बाद जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया था। जहांगीर बस एक ही नाम आता, जहांगीर, और जहांगीर सिक्कों पर अपना नाम भी अंकित करवाता था और अपना चित्र भी अंकित करवाता था। शाहजहां ने दाम और चांदी के सिक्कों के बीच एक सिक्का चलवाया, जिसका नाम रखा आना। शाहजहां ने चांदी और तांबा के सिक्कों के बीच एक सिक्का चलवाया, जिसका नाम रखा आना। अब प्रशासन, न्याय व्यवस्था क्या लिखेंगे, अब न्याय व्यवस्था लिखा अंडरलाइन डैश। मुगल काल में न्याय व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी। इसका प्रमुख राजा होता था। न्याय व्यवस्था का प्रमुख राजा होता था, और मुख्य रूप से न्यायाधीश की भूमिका में राजा ही होता था। हर बुधवार को अदालत लगती थी, और अंतिम निर्णय राजा का होता था। कोई भी
कार्य का अंतिम निर्णय राजा का होता था। बस इतना न्याय में लिख दिया। अब उसके बाद शिक्षा व्यवस्था भी लिखना है ना, शिक्षा लिखकर, शिक्षा अंडरलाइन है। शुरुआत में मुगल कालीन शिक्षा अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अकबर के समय भी शिक्षा उन्नति पर पहुंचने लगा। देखिए अकबर के समय सब कुछ उन्नति पर पहुंच गया था। अकबर के समय शिक्षा उन्नति पर पहुंचने लगा। उसके बाद विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना भी करवाई गई, जिसमें हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। बस हो गया। अब अंतिम में यहाँ पर क्या किया जाता है, अंतिम में यहाँ पर निष्कर्ष लिखा जाता है ना, तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? मुगल कालीन प्रशासनिक, शिक्षा और वित्त व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी और इसका बहुत ही उन्नत थी और इसका श्रेय इसके उन्नत राजाओं को जाता है, जिसमें प्रमुख अकबर और शाहजहां है। अकबर और शाहजहां के काल में सबसे अधिक प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था का प्रसार हुआ। और मुगल काल में शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, जिसमें मुगल बादशाह शाहजहां ने कई भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें प्रमुख ताजमहल, लाल किला और भी कई भवनों का निर्माण करवाने का श्रेय जाता है। बस खत्म, ये हो गया खत्म। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में ये सब कुछ आ गया होगा। ये पूरी तरह से चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसका हम क्या देंगे, इसका मोरल रेट देंगे और उसके बाद उसका आंसर लिखकर आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया हो।